अगर आप अपनी कम्युनिटी में रहते हुए इलाज करवा सकते हो, अपने परिवार के साथ और अपने आम दोस्तों के आसपास, तो यह सब रिकवरी को जल्दी करने में मदद करता है। अपनी सफ़ेद दाढ़ी और चश्मे के साथ डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन एक बिल्कुल आम आदमी लगते थे जो मैनचेस्टर इंग्लैंड के पास हाइड के एक शांत सबर्बन टाउन में रहते थे। कोई भी कभी नहीं सोच सकता था कि वे अपनी डरावनी हत्याओं की वजह से डॉक्टर डेथ के नाम से मशहूर हो जाएंगे। उन्होंने अपने 15 मरीजों की हत्या की थी, लेकिन अधिकारियों को शक है कि असली पीड़ितों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। 215 से 260 के बीच, जो उसे ब्रिटेन के इतिहास का सबसे खतरनाक सीरियल किलर बनाता है। उनके इन डरावने मर्डर्स के पीछे का कारण अब तक एक रहस्य है और आज भी शिपमैन की ट्विस्टेड साइकोलॉजी को जांचकर्ता नहीं समझ पाए हैं। हैरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन का जन्म 14 जनवरी 1946 को नॉटिंघम, इंग्लैंड में हुआ था। वे एक साधारण वर्किंग क्लास परिवार से आते थे और उनके करीबी लोग उन्हें प्यार से फ्रेड बुलाते थे। हालांकि वे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, कुछ लोग उन्हें एक लोनर यानी सबसे अलग रहने वाला व्यक्ति मानते थे। उनकी जवानी में एक व्यक्तिगत त्रासदी ने शायद उनके डॉक्टर बनने के फैसले को प्रभावित किया। जवानी में शिपमैन ने अपनी मां को लंग कैंसर से पीड़ित होते और मरते हुए देखा। उन्होंने देखा कि उन्हें दर्द कम करने के लिए डायमोर्फिन के इंजेक्शंस दिए गए थे, जो एक ओपियोइड है। बाद में शिपमैन ने इसी ड्रग का इस्तेमाल अपने मरीजों को मारने के लिए किया। 1965 में शिपमैन लीड्स यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल में दाखिल हुए। वहां उनकी मुलाकात प्रिमरोज मे ऑक्सटोबी से हुई, जो जल्दी ही उनके पहले बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गयी। दोनों ने 5 नवंबर 1964 को शादी कर ली और 4 बच्चों के माँ बाप बन गए। बाहर से वे एक आम और खुश फैमिली लगती थी। शिपमैन ने 1970 में मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएशन पूरा किया और वेस्ट यॉर्कशायर में जूनियर डॉक्टर के रूप में काम शुरू किया। 1974 तक उन्होंने एक मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर का रोल हासिल कर लिया, लेकिन जल्दी ही उनका डार्क साइड सामने आने लगा। शिपमैन इंजेक्टेबल पेन किलर्स का गंभीर एडिक्शन रखते थे। 1975 में वे अपने हेरोइन एडिक्शन को पूरा करने के लिए फेक प्रिस्क्रिप्शंस लिखते हुए पकड़े गए। फरवरी 1976 तक उन्हें ड्रग से जुड़े क्राइम्स के लिए दोषी ठहराया गया, जिसके चलते उनकी जॉब चली गई और वे एक छोटे समय के लिए रिहेबिलिटेशन क्लिनिक गए। फिर भी जनरल मेडिकल काउंसिल ने सिर्फ एक चेतावनी दी और उनके खिलाफ कभी औपचारिक कार्रवाई नहीं की। इस वजह से उनके फ्यूचर एम्प्लॉयर उनकी क्रिमिनल पास्ट के बारे में अनजान रहे। पहले के प्रॉब्लम्स के बावजूद 1978 तक शिपमैन वापस हाइड में जनरल प्रैक्टिशनर की तरह प्रैक्टिस कर रहे थे। ये एक छोटा सा टाउन था जहां उन्होंने बाद में अपने ज्यादातर मर्डर्स किए। उनका हत्या करने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हुआ, शायद ईवा लायंस की मौत से, जो उनकी एक पेशेंट थी जिन्हें शिपमैन ने 1985 में उनके 71st बर्थडे से थोड़ा पहले मार दिया था। पुलिस ने उनकी सस्पिशियस डेथ की ब्रीफली इन्वेस्टिगेशन तो की, पर केस को ज्यादा लंबा इन्वेस्टिगेट नहीं किया। 1980 के दशक के दौरान शिपमैन ने एक डॉक्टर के रूप में काफी सम्मान कमाया और हाइड कम्युनिटी के एक जाने पहचाने शख्स बन गए। 1992 तक उन्होंने अपनी प्राइवेट फैमिली प्रैक्टिस खोल ली, जिससे उनका काम और आसान हो गया। ये उनके लिए एक परफेक्ट मौका था अपनी किलिंग्स कंटिन्यू करने का। तब तक शिपमैन 70 से ज्यादा लोगों को मार चुके थे। चाहे उनके पास 3000 से ज्यादा पेशेंट्स थे, जिसमें से बहुत लोग उन पर पूरा भरोसा करते थे, फिर भी कुछ लोग उनके एरोगेंट और अग्रेसिव बिहेवियर को क्रिटिसाइज करते थे। शिपमैन को उन लोगों के साथ घमंडी एटीट्यूड रखने के लिए जाना जाता था, जिन्हें वे अपने से इंटेलेक्चुअली इंफीरियर समझते थे। उनकी क्लोज फ्रेंडशिप्स न होने की वजह से वे एक रहस्यमय व्यक्ति थे। शिपमैन अक्सर हाउस कॉल्स करते थे और ज्यादातर केसेस में अपने पेशेंट्स को उनके घर पर डायमोर्फिन का इंजेक्शन लगाकर मार देते थे। इस मेथड से वे अपने विक्टिम्स को जल्दी मरते हुए देख पाते थे, बिना किसी सस्पिशन के। वे मुख्य रूप से बुजुर्ग मरीजों को टारगेट करते थे, खासकर जो अकेली रहने वाली स्वस्थ महिलाएं थीं, जो बस रूटीन चेकअप्स या हल्की बीमारियों के लिए उनके पास आई होती थीं। उनके ज्ञात शिकारों में 171 महिलाएं और 44 पुरुष थे। कभी कभी वे क्रॉनिक बीमारियों या टर्मिनल कंडीशंस वाले मरीजों को भी मारते थे। डेम जैनेट स्मिथ, जो हाई कोर्ट जज थीं और शिपमैन के अपराधों की जांच का नेतृत्व कर रही थी, बताती हैं कैसे शिपमैन अपने चार्म और बेड साइड मैनर से
अपने शिकारों को मैनिपुलेट करते थे। वे बुजुर्ग मरीजों को कंफर्टेबल फील करवाते थे, उनके साथ मजाक करते थे, जो उन्हें उन पर भरोसा करने पर मजबूर कर देता था। कई लोग उसे एक दोस्त और डॉक्टर दोनों मानते थे, बिना ये जाने कि उसके अंदर कितने घातक इरादे थे। शिपमैन का कम्युनिकेशन स्टाइल ब्लंट था और वे अक्सर असंवेदनशील टिप्पणी करता था। जैसे फरवरी 1998 में जब उसने स्टीफन डिक्सन से कहा कि उनके फादर इन लॉ हैरोल्ड एडल्स्टन ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। 4 दिन बाद एडल्स्टन मृत पाए गए। उस समय लगा कि शायद शिपमैन का अंदाजा सही था और उस पर किसी को शक नहीं हुआ। शिपमैन ने बड़े पैमाने पर डायमॉर्फिन हासिल करने के कई तरीके डेवलप किए थे। सख्त नियम होने के बावजूद शिपमैन ने सिस्टम की खामियों का फायदा उठाया, जैसे कि उसने नकली प्रिस्क्रिप्शन बनाना शुरू कर दिया। 1992 से 1998 के बीच उन्होंने गैरकानूनी तरीके से 24,000 मिलीग्राम से ज्यादा डायमॉर्फिन हासिल की, जो 700 से ज्यादा लोगों को मारने के लिए काफी थी। हर मर्डर के बाद शिपमैन डिसीज्ड के परिवार को समझा लेते कि ऑटोप्सी की जरूरत नहीं है और उनके अचानक मौत के लिए एक्सप्लेनेशंस देते थे। डेम जानेट ने शिपमैन को एक एक्सपर्ट झूठा कहा, जो अपने विक्टिम्स की मौत के लिए अजीब और गलत एक्सक्यूजेस बनाते थे। कभी कभी शिपमैन अपने किलिंग्स टेम्पररी रोक देते जब उन्हें लगता कि पकड़े जा सकते हैं, लेकिन रिस्क कम होने पर फिर से शुरू कर देते। उनका सबसे ज्यादा किलिंग वाला साल 1997 था, जब उन्होंने 37 लोगों को मारा। इन्वेस्टिगेटर्स ने आखिरकार ध्यान देना शुरू किया, खासकर जब उनकी केयर में डेथ्स का नंबर अनयूजुअली हाई पाया गया। 1998 में शिपमैन के पेशेंट्स के बीच मोर्टेलिटी रेट पर शक बढ़ने लगा। एक नजदीकी हेल्थ सेंटर ने देखा कि शिपमैन के पेशेंट्स की डेथ्स का नंबर उनके सेंटर से 10 गुना ज्यादा था। उन्होंने लोकल अथॉरिटीज को अलर्ट किया, लेकिन शुरुआती इन्वेस्टिगेशन उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड या मेडिकल हिस्ट्री चेक करने में फेल हो गई। 24 जून 1998 को शिपमैन ने 81 साल की कैथलीन ग्रंडी को मार दिया, जो हाइड की पुरानी मेयर थी। उनकी मौत के बाद शिपमैन ने एक नकली विल बनाई, जिसमें लिखा था कि ग्रंडी ने अपनी पूरी 4 लाख पाउंड की जायदाद उनके नाम छोड़ दी है। ग्रंडी की बेटी को शक हुआ, जो एक लॉयर भी थी। उन्होंने तुरंत शिपमैन के पिछले रिकॉर्ड की जांच शुरू की। नकली विल बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से बनाई गई थी। शिपमैन ने अपने खुद के टाइपराइटर का इस्तेमाल किया और एक फिंगरप्रिंट छोड़ दिया। ग्रंडी की बॉडी को बाहर निकाला गया और उसमें मेडिकल ग्रेड हेरोइन के निशान मिले। 7 सितंबर 1998 को शिपमैन को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद की इन्वेस्टिगेशन में और भी विक्टिम्स का पता चला। सन 2000 में शिपमैन को ग्रंडी की विल फॉर्जरी और 1995 से 1998 के बीच 15 पेशेंट्स के मर्डर के लिए दोषी पाया गया, लेकिन ये उनके टोटल विक्टिम्स का सिर्फ एक छोटा हिस्सा था। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि असली नंबर 260 तक हो सकता है। शिपमैन को 15 कॉन्सेक्यूटिव लाइफ सेंटेंसेस सुनाई गई, वह भी बिना पैरोल के चांस के। ट्रायल के दौरान जस्टिस थाने फॉर्म ने ये कहा कि ये सोचकर ही डर लगता है कि शिपमैन के पेशेंट्स उस पर डॉक्टर के रूप में भरोसा करते थे और उसने उनको मार दिया। शिपमैन ने कभी अपनी गलती नहीं मानी या अपने मोटिव्स एक्सप्लेन नहीं किए, जिसकी वजह से एक्सपर्ट सिर्फ अंदाजा लगाते रहे। कुछ का कहना था कि उसके मर्डर्स एक किलिंग एडिक्शन की वजह से थे, जबकि कुछ मानते हैं कि उसे गॉड बनने में मजा आता था। डेम जानेट स्मिथ, जो इंक्वायरी लीड कर रही थी, ने कहा कि एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन के बावजूद शिपमैन के एक्शंस के पीछे का रीजन समझना मुश्किल है। आखिरकार 2004 में शिपमैन ने जेल में सुसाइड कर लिया, अपने 98th बर्थडे के एक दिन पहले। उसके विक्टिम्स के परिवार वाले इस फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उससे उसके क्राइम्स के लिए और ज्यादा सफर करना पड़ता। मेडिकल कम्युनिटी भी उसके घिनौने क्राइम्स के खुलासे से हिल गई थी। शिपमैन के काम काफी गहरा असर छोड़ गए, खासकर पैलिएटिव केयर के फील्ड में, जो टर्मिनल पेशेंट्स का ध्यान रखती है। उसके क्राइम्स ने पब्लिक ओपिनियन को असिस्टेड सुसाइड के बारे में काफी डिस्टर्ब किया, चाहे ये दोनों चीजें अलग अलग ही क्यों न हो। जो लोग उस पर अपने डॉक्टर के रूप में भरोसा करते थे, उनके लिए शिपमैन की खौफनाक कहानी हमेशा याद दिलाती है कि एक केयरिंग प्रोफेशनल के पीछे कितनी बुरी नीयत छुपी हो सकती है। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके अपनी राय शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।